इकबाल कलानूरी के साथ कुछ लोगों का नाम जो होता है वही उनकी पहचान होता है और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं होते। तो मुझे भी बहुत इश्तियाक था कि मैं कभी ज़िंदगी में इनके साथ मुलाकात कर सकूं। ये एक बहुत माहिर कानूनदान और दानिश्वर हैं और जहाँ पर भी हम सिविल प्रोसीजर कोड के हवाले से जिक्र करेंगे उसकी सब्सटेंसिव पार्ट का या प्रोसीजर पार्ट में जो भी चेंजेस हुई है जो उनके ऑथर्स में से थे, तो हम ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब का जो नाम है उसको सर फहरिस्त रखेंगे। तो आइए अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। और सर सीरियसली सबसे पहले तो मैं जो आपसे बात कहना चाहूँगी कि मुझे आपसे मिलने का एक बहुत जैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स लॉ स्टूडेंट्स को होगा, मुझे एक इश्तियाक था और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सर कुछ अरसे से मैं ये जो सीपीसी के हवाले से आपसे आज एक बाज़ाब्ता मुलाकात करना चाह रही थी ताकि हम इस बारे में कुछ चीज़ें आप डिस्कस करें। तो सर जो ये सीपीसी में चेंजेस हुई हैं इनके रीजंस क्या हैं? क्योंकि एक अरसे से तो सीपीसी जो थी वो उसी तरह से हम उसे देखते आ रहे हैं। फिर व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस चेंजेस? बहुत शुक्रिया। सिविल प्रोसीजर कोड रूल्स ऑफ द गेम है कि सिविल अदालत में अगर आपने मुकदमा फाइल करना है तो कौन सा प्रोसीजर जो फॉलो करेंगे वो सिविल प्रोसीजर कोड है। आगे बहुत सारे स्पेशल लॉज हैं जो सिविल रिलेटेड हैं, लेकिन बेसिक कानून जो वो यही है। जिस तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल केसेस को डील करने का एक कानून है। 1908 में लॉर्ड मैकॉले के अंडर जो बहुत सारे लॉज बने उनमें से सिविल प्रोसीजर कोड भी उनमें से एक लॉ है जो ज़ाब्ता दीवानी के तौर पे जाना जाता है। ये तमाम कॉमन लॉ कंट्रीज़ के अंदर यही ज़ाब्ता है। इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, खुद इंग्लैंड के अंदर भी सिविल प्रोसीजर कोड है। वो थोड़ी डिफरेंट है लेकिन है वो भी एक रूल्स ऑफ द गेम जो सिविल कोड के हैं वो भी नहीं लिखी हुई थी। ये बहुत पुराना लिखा हुआ कानून था और वक्त के साथ साथ बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो ज़रूरी हो जाती हैं। वुल्फ रिफॉर्म के बाद 1992 में इंग्लैंड के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट हुई है और उन्होंने अपना सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो चेंज कर दिया और उसमें एक नई चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, केस मैनेजमेंट का प्रोसेस लेके आए। इन द नटशेल हमारा जो सिस्टम है उसमें से दो पार्टीज दे आर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर। उनमें से अगर एक चाहे कि केस लंबा ना चले और रोक दे और उसे डिले करना चाहे तो वो कर सकता है। हमने बुनियादी तौर पे किया ये है कि जज को इंचार्ज ऑफ थिंग्स रखी है। जज इज नो अंडर दीज अमेंडमेंट्स नॉट अ जज, ही इज अ केस मैनेजर। तो ये कॉन्सेप्ट लाए। दूसरा, दो हिस्सों के अंदर इन अमेंडमेंट्स को हमने तकसीम कर दिया, प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल। जब मैं प्री ट्रायल और पोस्ट ट्रायल की बात करता हूँ तो उससे मेरी मुराद ये है कि जितनी देर तक केस के अंदर तामीलात होके जवाब दावा नहीं आ जाता एंड केस इज नॉट राइट फॉर हियरिंग, इश्यूज फ्रेम होने की स्टेज तक एक जज साहब ट्रायल करेंगे, वो प्री ट्रायल जज है। और उसके बाद ये केस रेफर हो जाता है ट्रायल जज साहब को जो कि उसका ट्रायल करेंगे। फिलहाल सीपीसी ऐसी थी कि एक ही जज साहब सारे काम करते थे। ये अमेंडमेंट जरूरी इसलिए हो गई कि जब दुनिया बदल गई, हम एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा है, तो ये पुराना कानून जो है इसमें तब्दीली तो आनी थी। 1908 के बाद एक मेजर चेंजेस 1942 के अंदर आई थी और फिर तब्दीलियां आई हैं जरूर थोड़ी थोड़ी। इतने बड़े पैमाने पे मैं ये कहूँगा कि सीपीसी को ऑलमोस्ट रीराइट कर दिया गया, ये ऐसे नहीं हुआ। इसके ऊपर एक बड़ी डेलिब्रेशंस हुई हैं, तमाम स्टेक होल्डर से डिस्कशन हुई है और लंबी लंबी डिबेट्स के बाद बड़ा गौर खौज करने के बाद ये तब्दीलियां लाई। अब सीपीसी दो पार्ट्स में है। एक हिस्सा तो ये है कि जो सब्सटेंटिव पार्ट है उसमें कोई चेंज लानी हो तो वो जब तक पार्लियामेंट नहीं आती और बाय वर्च्यू ऑफ 18th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बिकम अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। नतीजतन पंजाब हुकूमत ने दो लॉज पास किए हैं। उन्होंने सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट एक लेके आए 2019, फिर एक 2020 का ऑर्डिनेंस आया और सब्सटेंटिव पार्ट चेंज हो गया। लेकिन उससे पहले प्रोसीजरल साइड के ऊपर ज़ाब्ता दीवानी के अंदर ही एक सेक्शन 122 दिया हुआ है। वो ये कहता है कि मुतलका हाई कोर्ट इसका जो स्केड्यूल 1 है ऑर्डर एंड रूल्स में कोई तब्दीली करना चाहे तो एक रूल्स कमेटी होगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें दी है कि 3 उसके अंदर जजेस होंगे और उनमें से भी एक जज साहब ऐसे होने चाहिए जो हाई कोर्ट के जज बनने से पहले डिस्ट्रिक्ट जज साहब से हाई कोर्ट के जज बने और 2 लॉयर्स ऑफ एमिनेंस उसके अंदर होंगे। वो अगर सिविल प्रोसीजर को गौर करने के बाद कोई रिकमेंडेशंस कर दें कि इस पार्ट को अमेंड करने के लिए ये हमारी तब्दीलियां रिक्वायर्ड हैं, तो फिर हाई कोर्ट की फुल कोर्ट
मसलन अगर लाहौर हाई कोर्ट है तो उसकी स्ट्रेंथ 60 जजेज है, वो सबके सब बैठते हैं और उनके पास ये रिकमेंडेशन रूल्स कमेटी की जाती है, और अगर वो उनको अप्रूव कर दें तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन करना होता है कैबिनेट के जरिए से। इस तरह की एक अमेंडमेंट 2018 में हुई है। मैं आपको बुनियादी तौर पे ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे केसेस में टाइमलाइन किसी चीज़ की नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रिटन स्टेटमेंट या जवाब दावा देना है तो लिखा हुआ है कि 30 डेज, ऑर्डर 8(1) रूल विद ऑर्डर रूल 10, लेकिन वो 30 दिन का मतलब कोई 30 दिन नहीं है, आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका, हर जाने के साथ मौका, ये दैट मीन्स नथिंग। हमने जहां जहां पे मे था उसको शैल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि टाइमलाइन में जो काम आपने करना है उस वक्त में करना है। दूसरा, जज साहब ने पार्टी से कुछ होमवर्क करवाना है इनिशियल स्टेज पे। मसलन अब एक तब्दीली ये आई है कि आपकी जो तमील होनी है वो तमील करवाते वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं। जो प्रोसेस सर्वर है जब वो मौके पे जाएगा तो उसके पास एक मोबाइल फोन होगा, उस मोबाइल फोन से वो जिसकी तमील करवाएगा उसकी तस्वीर भी उतारेगा। अगर उस जगह पे जहाँ पे उसने चस्पांदगी की है तो उसकी भी तस्वीर उतारेगा। और ये अब एडमिसिबल है फॉर द पर्पसेस ऑफ कोर्ट, है कि कोर्ट समझे कि इसकी तमील हो गई है, ये आया या नहीं आया, लेकिन ये यूज कर लिए। अब ये जो व्हाट्सएप वगैरह का यूज है इसके जरिए से भी सर्विस जो है वो मुमकिन है, ये हमने कर दिया। साथ ही साथ एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये ना हो कि जो प्रोसेस सर्वर में वो बैठा तो ऐवान अदल में है और वो कह जी मैं डिफेंस में गया था, अब उसको मॉनिटर किया जा सकेगा कि वो सचमुच मौके पे गया या नहीं गया। एक तो ये बात। दूसरा, पाबंद कर दिया गया है कि आपने जितने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर फाइल करने हैं उनकी एक कॉपी जो है वो मुखालिफ फरीक के लिए आपने जरूर कोर्ट में देनी है, और 2 एक्स्ट्रा कॉपीज की। ये एक्स्ट्रा कॉपीज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस काम आएंगी, क्योंकि जब एविडेंस जो है वो लोकल कमीशन रिकॉर्ड करेगा तो ओरिजिनल फाइल उसके पास नहीं जाएगी बल्कि कॉपीज जाएंगी। साथ ही साथ अब सम्मन की फॉर्म डिफरेंट है, आपने जिस तारीख पे हाजिर होना उससे पहले या उस तारीख को जवाब दावा लेके आना, यानी जवाब दावे के लिए डेट नहीं पड़ेगी। आपने ऑर्डर 13 रूल 1, ऑर्डर 7 रूल 14 की लिस्ट है, सब तमाम डॉक्यूमेंट्स, इवन फहरिस्त वारसान इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टीज वो भी साथ लगाने हैं, और अगर नहीं लगाएंगे तो सबके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो रख दिए गए। अब जब जवाब दावा आप फाइल करेंगे तो उसके साथ भी जितने डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो भी आपने प्लेंटिफ को, जितने सेट ऑफ प्लेंटिफ्स हैं उनके लिए रखने, और वहां भी 2 एक्स्ट्रा कॉपीज जो है वो कोर्ट में देने। अब ये जो इश्यूज फ्रेम हो गए, ये बात याद रखने की है, सिविल साइड के ऊपर ट्रायल तब शुरू होता है जब तनकीहात वजह होते हैं, इश्यूज फ्रेम होते हैं। दीज आर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिन पे एविडेंस होनी है। और क्रिमिनल साइड पे ट्रायल उस दिन शुरू होता है जिस दिन चार्ज फ्रेम होता है। तो ये जो इश्यूज फ्रेम करने की डेट है, ये डेट ऑफ हियरिंग होगी दोनों पार्टीज की मौजूदगी में। अब जो काम सबके लिए मुश्किल हो रहा है वो ये है, मैं सिखाना भी चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, हम सबको ये बात सीखनी है। हमने ये किया है कि एक फॉर्म्स डिवाइस कर दिए, और वो फॉर्म्स ये डिवाइस कर दिए कि सीपीसी में कुछ चीजें लिखी हुई थी पहले भी, लेकिन उन पर अमल दरामद लाजमी नहीं था, करवा लें या ना करवा लें। मसलन अब ये लाजमी हो गया कि कोर्ट के अंदर जब डिफेंडेंट हाजिर होगा तो पार्टीज की पर्सनल अपीयरेंस के लिए जज साहब ने एक डेट रखनी है, ताकि उनसे वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके कोई क्लैरिफिकेशन ऑफ प्लेडेंस करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उनकी हाजिरी लाजम हो गई। उसके बाद आपने प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की दरखास्त, दोनों पार्टीज ने दूसरी मुखालिफ पार्टी से कहना कि इन डॉक्यूमेंट्स की एडमिशन डिनाइल्स कर लें, फैक्ट्स की एडमिशन डिनाइल्स कर लें। ये चीजें पहले सीपीसी में लिखी हुई थी, लेकिन अब आपको फॉर्म भरना है कि आपने मुखालिफ फरीक से क्या चीज ऐसी है जो एडमिट करवाना चाहते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसके पोजेशन में है उससे बरामद कराना चाहते हैं, या आप उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में उसकी राय लेना चाहते हैं कि इसकी एडमिशन करो। ये सारा कुछ करवाना है। जज साहब के पास दोनों पार्टीज जब ये फॉर्म भर के ले जाएंगी तो एक जज साहब के लिए भी फॉर्म है, ये हमने अपेंडिक्स के तौर पे फॉर्म 13, 14 और 15 के तौर पे लगाए हैं। प्लेंटिफ, डिफेंडेंट एंड द कोर्ट ने भी एक होमवर्क करवाया जो है, उसकी चेक लिस्ट है उसके ऊपर, वो केस मैनेजमेंट फॉर्म कहलाता है। केस मैनेजमेंट किस डेट पे वो कहेंगे आपने ये काम करवा लिए, सारा कुछ लिखने के बाद इवन पार्टीज ने लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है कोर्ट में डेट मुकर्रर होगी, उस दिन आकर उन्होंने देना कि ये हमारे गवाह हैं जो हमने पेश करने, उनका नाम आ जाएगा। जब ये आ जाता है तो इससे सिलसिला फिर आगे शुरू होगा। ये है आप प्री ट्रायल की बात। अब पोस्ट ट्रायल जज साहब एक डेट ऑफ हियरिंग लगाएंगे कि आप ना जज साहब के पास जाएंगे और वहां पे डे टू डे ट्रायल होगा। लेकिन इससे पहले एक चीज और हमने लाजिम कर दी है, वो ये की है कि आपने देखा मंसूर अली शाह साहब के ज़माने में हमने एक ADR का पूरा सिस्टम जो है वो पूरे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में हम सेंटर्स बना चुके हैं। वहाँ पे हमारे जजेस जो ट्रायल नहीं करते वो थ्रू मीडिएशन केसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
और वो बड़ा कामयाब सिस्टम है, लेकिन उसके पीछे मैंडेटरी बैकिंग नहीं थी। अब दो काम हमने किए, हमने ऑर्डर लगाया है 9A और 9B, और इसी तरह से हमने सब्सटेंटिव पार्ट के अंदर ऑर्डर 89A पहले था, अब एडीआर एक्ट 2019 पास हो गया है कि हाँ हर केस के अंदर आपने मीडिएशन ट्राई जरूर करनी है, मानना लाजमी नहीं है, जाना लाजमी है। तो ये जो जज साहब जब इश्यूज फ्रेम करेंगे उसके बाद वो पार्टीज को कहेंगे कि आप फलां मीडिएशन के लिए मीडिएटर जज के पास चले जाएं, और आपका अगर मामला रिजॉल्व हो जाता है 30 दिन पे तो वबया। अब पार्टीज अगर कोई चीज सेटल कर लेती हैं अपनी मर्जी से तो वो रिपोर्ट करेंगे और ऑर्डर 23 रूल 3 के तहत कोर्ट जो है जजमेंट पास कर देगी। अगर सेटलमेंट नहीं हुई थ्रू मीडिएशन तो वो ये कहेंगे मीडिएशन से सेटलमेंट नहीं हुई, केस वापस आ गया। अब जब केस वापस आया तो फिर कंटिन्यूस ट्रायल के लिए वो एक डेट फिक्स करेंगे। लेकिन इस दौरान मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर 23 रूल 3 ये कहता है कि अगर केस चलते के दौरान पार्टीज किसी भी तरह से कोई मुसालहत कर ले तो कोर्ट इज बाउंड टू पास ए डिक्री इन अकॉर्डेंस विद द सेटलमेंट। ये पहले भी कानून है, अनलेस इट इज अनलॉफुल और अनकॉन्शियसेबल, वरना वो डिग्री होगी, इट हैज द फोर्स ऑफ लॉ। यहाँ पे भी अगर मीडिएशन से केस सेटल हो गया, एडीआर से सेटल हो गया, तो जज साहब एक डिग्री पास कर देंगे। अगर पार्शियली सेटल हो गया तो उतनी डिग्री पास कर देंगे। अगर वो डिग्री खुद पास नहीं कर सकते तो एक नोट दे देंगे, फाइनल डिग्री के वक्त उतने पार्ट के बारे में भी डिग्री हो जाएगी, बाकी के बारे में डिस्प्यूट होगा। अब इशूज सिर्फ वो वाले फ्रेम होंगे जो रियली प्लीडिंग्स में से अराइज हो रहे हैं। आज रिवाज ये था कि जितने आपने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिए वो सारे के सारे इश्यूज बन जाते थे और वो फिर एक लंबी उसके ऊपर एविडेंस होनी शुरू हो जाती थी। अब जब केस जाएगा ट्रायल के लिए तो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट हम ये लेके आए कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास एक लिस्ट होगी रिटायर्ड जजेस की, लॉयर्स की, जिनका पैनल होगा। तो ट्रायल जज जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए वो फाइल जो है वो लोकल कमीशन के पास भिजवाएंगे। गवाहान की हाजिरी लगाने के बाद, ये नहीं है कि लोकल कमीशन हाजिरी लगवाता फिर वो एविडेंस जब रिकॉर्ड प्लेंटिव की कर लेंगे तो वो वापस भेजेंगे। प्लेंटिव की एविडेंस के बाद फिर डिफेंडेंट की एविडेंस के लिए ये होना सारा काम 3 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल होनी है एविडेंस। और जब ये हो जाएगी तो एक काम हमने और कर दिया कि स्केलेटन ऑफ आर्गुमेंट, यानी समरी आपकी जो एविडेंस आपकी आर्गुमेंट्स की है वो कोर्ट में आपने दाखिल करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ केस लॉ भी आप लगा देंगे। जब आपने लगा लिया तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपने ये करना है। 7वें दिन आर्गुमेंट्स के लिए कोर्ट में केस रख लिया जाएगा। ज़ाहिर है लंबी चौड़ी बहस की जरूरत पेश नहीं आएगी जब दोनों पार्टीज ने रिटर्न आपको अपने सिनॉप्सिस या समरी सबमिट कर दिए। तो जज साहब वो आर्गुमेंट सुनने के बाद एक डेट डालेंगे जो किसी सूरत में 15 दिन से ज्यादा नहीं होगी, और उस दिन उन्होंने जजमेंट देनी है और जजमेंट के साथ डिग्री भी पास करनी है। और जिस तरह बैंकिंग साइड पे है, आपके हाथ में दोनों पार्टीज को जजमेंट एंड डिग्री बनाकर लिख कर देंगे, उसका वेट नहीं करना। देखिए ये सारी चीजें जिसके अंदर बड़ी टाइमलाइन लगी, और यहाँ तक है कि उन्होंने ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू एक्सिक्यूशन करनी है। आपको इजरा की या एक्सिक्यूशन की अलग दरखास्त नहीं देनी, आपने वो दरखास्त फाइल की। अब सबसे ज्यादा मेहनत हमने जो की है वो ऑर्डर 21 पे की है। कहते हैं कि लोगों के लिए परेशानी तब शुरू होती है जब उनके हाथ में कोई डिग्री हो, तो वो तो एक कागज का टुकड़ा है, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो। तो सबसे ज्यादा मेहनत हमने इसी के ऊपर की। ऑर्डर 21 पे इसके 100 सेक्शंस हैं, स्ट्रिंजेंट कंडीशंस रखी है कि अगर मनी डिग्री है तो आपने अमाउंट कोर्ट में डिपॉजिट करानी है या श्योरिटी देनी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई तो प्रॉपर्टी अटैच करेंगे। और इसके बाद थर्ड पार्टी जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता। अगर दावा चल रहा है उस दौरान के अंदर कोई बंदा आगे प्रॉपर्टी भेज देता है, ये डिग्री कोर्ट जो है अटैचमेंट का ये ऑर्डर जो है रेवेन्यू अथॉरिटीज को मुतलका महकमों में भी लगवा देगी, ताकि एक तीसरा खरीदार आ जाता है। अब कोर्ट से परमिशन लिए बगैर आप आगे नहीं भेज सकते। तो मैं समझता हूँ इससे भी बहुत सारी मल्टीप्लिसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर आप अपील जब करेंगे तो अपील वाली अदालत में नए सिरे से सब सर्विस का प्रोसेस नहीं करना। उन्होंने नीचे वाली कोर्ट को कहना कि पार्टीज को मेरे पास भिजवा दें। अब ये टाइम भी बच गया। और यहाँ तक हमने उसके अंदर लिख दिया है कि अगर एपलेट कोर्ट जो है नीचे वाले हुक्म को कायम रखे तो उन्होंने रीजंस नहीं देने, अगर उन्होंने उसको टर्न अराउंड किया, मॉडिफाई किया तो फिर रीजंस देने। तो ये सारे का सारा प्रोसेस ऐसा है कि जिससे चीजें तेजी से चलेंगी। मेरा ये एस्टिमेशन है और बिल्कुल लॉ ये कह रहा है 6 महीने से ज्यादा कोई सिविल मुकदमा अब नहीं चलेगा। जो कि अभी मेरे पास एक डाटा है, मैंने कलेक्ट किया था कि उसके मुताबिक कम से कम 12 से
14 बरस लग जाते हैं सिविल के उसको मुकम्मल होते हुए, और वो कहते हैं कि दीवानी मुकदमा बंदे को दीवाना कर देता है। तो हमें लोगों को दीवाना नहीं करना, उन्हें हम इंसाफ लेकर देना है। उसके लिए ये एक रिफॉर्म, आज तक ये तनकीद होती आई है कि जुडिशरी सारी दुनिया को बहुत कुछ कहती है, आप अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करते। ये पहले अपने एक शानदार कोशिश ये हमने की है कि हम अपना घर ठीक करना चाहते हैं। आप सेटिस्फाइड हैं? आपको लग रहा है कि जिस पर्पस के लिए की गई थी वो पूरा होता नजर आ रहा है? जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि ये बड़ी वेल थॉट ओवर चेंजेस हैं। ये इवेंचुअली कामयाब होंगी और यही सिस्टम डिलीवर करना शुरू कर देगा। हमारा सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। जो आम आदमी है जिसकी वजह से ये सारा निज़ाम है, उन सब के कायम करके सिस्टम वो पे मास्टर है, मेरा भी, आपका भी, जज साहब का भी, कोर्ट के अमले का भी, तो वो इस सिस्टम से सेटिस्फाइड ही नहीं है। क्योंकि दादा मुकदमा दायर करता है कोर्ट को, शायद कभी जाके इंसाफ मिल जाए, तो इतनी ताकीद से दिया हुआ इंसाफ तो नाइंसाफी होती है। तो ये अमेंडमेंट्स इसी नजरिए को रख के की गई है और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल डिलीवर करेंगे। अच्छा सर, एक बहुत शदीद रिस्पॉन्स आया है वकील बिरादरी की तरफ से, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स की गई हैं, बड़ा उन्होंने इस चीज़ को एक तरह से नेगेटिव ली है कि इतनी सडन चेंजेस जो हैं वो सीपीसी में ले आए हैं, और मतलब वकील उस तरह से प्रिपेयर भी नहीं थे, इन्फॉर्म भी नहीं थे। तो उन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं, उनके इस एक सडन रिस्पॉन्स को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए कि हर मामले के अंदर वकीला गलत नहीं होते। इस बार वकीला का ये जो एतराज़ है, इट इज़ अ लॉट ऑफ सब्सटेंस। थोड़ी बैकग्राउंड ये बताऊं कि ये जब अमेंडमेंट्स की थी तो ये तकरीबन 1.5 साल लगे। 1.5 साल हमने तमाम स्टेक होल्डर्स जिनमें हमारी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स हैं, जितने बड़े बड़े लॉयर्स हैं, सबको इन्फॉर्म किया। इन चेंजेस को हमने लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी रखा हुआ था, और हमने कहा कि सेशन में उस पर लंबी चौड़ी बड़ी बहस हो गई है। लेकिन एक बात हमने बावजूद ये सोची थी, ये 2018 की बात है, ये 2018 के अंदर ये अमेंडमेंट्स पास हुई थी, और उस वक्त हमने ये गुंजाइश रखी थी कि इनको बाय वे ऑफ पायलट्स इंट्रोड्यूस कराया जाए। 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लाना चाह रहे थे। पंजाब के 3 कल्चर्स हैं, एक सराइकी बेल्ट, एक सेंट्रल पंजाब, और एक हमारा है कोटवाली कल्चर। तो हमने चूज किया था मुजफ्फरगढ़ और कसूर और इधर से जेल। यहाँ पर हमने जजेस की ट्रेनिंग करनी, हम वकला की भी ट्रेनिंग करने जा रहे थे। और मेरा ये ख्याल है कि हमारा जो ओरिजिनल सोच थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि आप इनको बाय वे ऑफ पायलट्स 6 माह के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट्स में लाइए, इनको रन करें। इसमें कोई कमी बेशी भी हो सकती है, हम इंसान है, कोई अकल कुल नहीं है, और फिर इनको पूरे पंजाब के अंदर आप राइज करें। इन्होंने बैक जुम्बिश कलम अब जो नवंबर से पूरे के पूरे पंजाब में इनको राइज कर दिया। और पंजाब, यू कैन ओनली कंपेयर एप्पल विद एन एप्पल। पंजाब 62% है पॉपुलेशन वाइज, मगर पंजाब के अंदर लिटिगेशन 84% लिटिगेशन ऑफ पाकिस्तान इज इन पंजाब, इट इज ह्यूज। तो आपने इतनी बड़ी चेंजेस बगैर जजेस की ट्रेनिंग किए, बगैर कोर्ट के अमले की ट्रेनिंग किए और बगैर वकला की ट्रेनिंग किए आपने इनको कर दिया है राइज। अब उसमें मुश्किलात आ रही हैं। देखिए, इनका एक हल तो ये, और ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब को अपील कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ये लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में कि ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगी उन डिस्ट्रिक्ट्स में उस पीरियड के लिए जिसको नोटिफाई करेंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। और अब उन्होंने, कोई नाक का मसला नहीं है, अभी भी बेटर सेंस अगर प्रवेल करे और हम अच्छा रास्ता निकालना चाहते हैं तो इनको बाय वे ऑफ पायलट्स कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक पीरियड के लिए पहले हम राइज कर लें। इसके लिए जजेस की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जुडिशियल एकेडमी में एक बेंच बुक भी लिखनी चाहिए, और वकला की बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स का रोल है तो ट्रेनिंग करें। बल्कि हर शहर के अंदर मैं कहता हूँ कि कुछ लॉयर्स हैं जो उस्ताद का दर्जा रखते हैं, आप कम से कम उनको पहले कॉन्फिडेंस में लेके वो बाकी लोगों की ट्रेनिंग करेंगे, और ये बहुत अच्छे तरीके से ये राइज हो सकती है। अगर नहीं आप पंजाब में करना चाहते तो फिर हमें हंगामी बुनियादों पे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह के फिर भी शुरू करना चाहिए। और पहला मरला जो है वो ये है कि हमारी अभी नई पंजाब बार काउंसिल आई है, नई पाकिस्तान बार काउंसिल आई है, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार्स के इलेक्शन भी नए हो गए, तो हम मिल बैठे हैं। एक फोरम होना चाहिए जिसपे ये जो हमारी लीडरशिप बार की है ये बैठे, और हाई कोर्ट के जजेस भी इसके ऊपर बैठे, और हम गुफ्तगू शनीद करें और डायलॉग करें, और फिर देखें कि किस तरह से हम इस मामले को रिजॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर हड़ताल होगी ना, हड़ताल में किसी का फायदा नहीं है, वो तो क्लाइंट भी सफर करता है, मैं भी सफर करता हूँ। लेकिन वकला के लिए एक खुशखबरी की बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखिए जब ये सिस्टम डिलीवर करेगा
तो लोगों का इस सिस्टम पे एतमाद बढ़ेगा, आपके मुझ पे भी एतमाद बढ़ेगा। हमें अपनी सारी फी जो आप फ्रंट मिलती है, मैं तो एडवांस में फी ले लेता हूँ। अगर वो मेरा केस 10 साल चल गया तो मुझे तो वो 10 रुपये पेश ही नहीं पड़ता। मैं कब चाहता हूँ कि मुकदमे बहुत लंबे हों। फिर ये जो हमने एडीआर का सिस्टम लेके हैं, बिलीव यू मी, आधे से ज्यादा मुकदमे तो इसी रूट से निकल जाएंगे, आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। और वकला का वहां पे भी एडीआर कोर्ट्स के अंदर भी अहम रोल है, वहां पे भी आउट नहीं हो रहा है। बल्कि मैं तो वकला को ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में अब इस तरह का रिवाज है कि आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स हो रही है। अमेरिका में सिर्फ 5% केसेस कोर्ट में जाते हैं, हम इंग्लैंड के अंदर 80% केसेस अब बाय रिजॉल्व हो रहे हैं। आपको मीडिएटर बनना है, आपको आर्बिट्रेटर बनना है, आपको ये वाली नई चीजें हैं जिसके अंदर अगर प्रोफेशनल आपको गेन करना है। और फिर कुछ केसेस में लिटिगेट ही होंगे, अगर वो तेजी के साथ और केस मैनेजमेंट लगाकर और डे टू डे ट्रायल के साथ हम वो रिजॉल्व करेंगे तो लोगों को यहाँ पे भी इंसाफ मिलेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, दूसरे मुल्कों के अंदर भी ये हुआ है, हमें भी ये करना पड़ेगा और इस तरह से ये सिस्टम। सर, आपकी सजेशंस के साथ तो मैं तो बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हुई हूँ और मेरे ख्याल में इन सजेशंस को जो है वो अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो जितना भी ये इश्यूज हो रहे हैं या वकला जो फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो सारी बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो सकती हैं। दरअसल मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही थी कि वकला का रिस्पॉन्स तो हमें पता चल गया, जुडिशरी का रिस्पॉन्स क्या आया है इस बारे में? मतलब जजेस को भी क्या कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है एकदम से इन चीज़ों को फेस करते हुए, या वो लोग इससे सेटिस्फाइड हो गए हैं कि ठीक है? नहीं, मैं नहीं समझता कि वो भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पर खुद ऑब्जर्व किया है। मसलन ये देखिए, ये जो हमने परफॉर्मर दिए भरने के लिए, अब बहुत सारी जगहों पे ये प्रैक्टिस हो रही है कि इब्तदाई स्टेज पे ही ये परफॉर्मर आप भर रहे हैं। दिस इज नॉट द आइडिया, वो तो अभी स्टेज ही नहीं आई, अब ये तो स्टेज लेटर इन टाइम है, लेकिन वो कहते हैं कि आप अभी भर लें। अच्छा, फिर उनकी जो कोर्ट का अमला है उसकी भी तरबियत बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा काम उन्होंने करना है। अभी तो सब्सटेंटिव पार्ट में हमने ये चेंज लाई है कि हर कोर्ट के पूरे रिकॉर्ड को अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है। अभी कहाँ हमने आईटी के अंदर रूल्स चेंज किए, कहाँ हमने ई फाइलिंग का कॉन्सेप्ट लाए, कहाँ हम वर्चुअल कोर्ट का कॉन्सेप्ट लाए। तो लोग तो कंप्यूटर लिटरेट भी नहीं है, हमें फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, हमें कोर्ट के अमले को जो है तरबियत देनी पड़ेगी, क्योंकि बहरहाल अब पेपरलेस कोर्ट का कॉन्सेप्ट दुनिया में है। आफ्टर दिस कोविड-19 आप कोर्टों में क्राउडिंग नहीं कर सकते, आप घरों में बैठ के हमने बहुत सारा काम करना। मैं लोगों को लेक्चर देता हूँ, वेबिनार करता हूँ, पूरी दुनिया में लोग घर से बैठ के ये काम करते हैं। तो कोर्ट में भी सिर्फ वो लोग हैं जिनकी जरूरत है, बाकियों की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिकली ऐसा काम करना पड़ेगा, हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पोर्टल बनाना पड़ेगा, हमें सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा कि ई फाइलिंग वगैरह कैसे होगी। जब ये हो जाएगी तो वकला का एक एतराज ये भी है कि अब आपको इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जो है वो फाइल करने पड़ते हैं तो उसमें खर्चा होता है। मैं जवाब उनको ये देना चाहता हूँ कि भाई, आप कोर्ट में जो भी चीज फाइल करते हो, यू कैन नॉट टेक पीपल बाय सरप्राइज। आप कहते हो कि गरीब आदमी को खर्चा पड़ता है, मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ, ये बताइए कि अगर एज ए प्लेंटिफ किसी ने पूरे डॉक्यूमेंट्स फाइल पे नहीं लगाए तो डिफेंडेंट जो है वो जब तक उसको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे वो जवाब तो नहीं दे सकता। कैसे लेते थे आप? इस तरह लेते थे कि अलमत को जाके कुछ पैसे तो वही भरता था, वही गरीब क्लाइंट भरता था पहले भी। इसी तरह अगर जवाब दावा आता है, उसकी कॉपी नहीं देते, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स की नहीं देते, तो आप कैसे लेते हैं? आप अलमत साहब से जाके लेते हैं। तो हमने ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और ये वाला काम दुनिया भर में हो रहा है कि कोर्ट में जो कुछ आप फाइल करेंगे दूसरी पार्टी को देना। हमारे हाई कोर्ट में, हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये प्रैक्टिस है। कराची के अंदर 40 साल से ये प्रैक्टिस जो है वो राइज है। इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में तो ये तो कोई एतराज ही नहीं। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो जाएगी तो फिर मुझे फिजिकली पेपर फॉर्म के अंदर, हार्ड फॉर्म के अंदर कॉपीज नहीं लेनी। अगर मैं उस सिस्टम में चला जाऊं तो मैं इलेक्ट्रॉनिकली वो कॉपी ले सकता हूं, तो इससे खर्चा भी कम हो जाएगा और ये एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली है। और ये जो हम दरख्त काट काट के कागज बना रहे हैं तो इस चीज को भी एड्रेस किया जाएगा। तो अभी रिफॉर्म जो है वो अक्रॉस दी बोर्ड होती है, किसी एक लॉ में काम नहीं करना। हमें ये जानना है कि हमने सीपीसी में अमेंडमेंट्स कर ली, हमें ये जानना है कि एडीआर एक्ट भी आ गया, उसके रूल्स बन गए, हमें ये जानना है कि हमें आईटी के रूल्स चेंज करना पड़ेंगे। हमें अभी ये सारी की सारी चेंजेस हम जब तक अक्रॉस दी बोर्ड नहीं लेकर आएंगे बात नहीं बनती। और फिर ये देखिए कि इसका कितना फायदा है। मैं अपने घर में बैठ के कोई भी अगर चीज फाइल कर सकता हूँ तो इवन कोर्ट आवर्स के बाद भी हम ये काम कर सकते हैं। जज साहब के पास फाइल घर के अंदर अवेलेबल होगी, अपनी स्क्रीन पे देख के इसको चेक कर लेंगे। तो आपको ये भारी भर काम रिकॉर्ड जो है रखना, और वो हशरातुल अर्ज आ जाती है वो पुरानी फाइलों में, तो हम ये रिकॉर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर ले जाएंगे। तो आज तरक्की का जमाना है, आज दुनिया चांद पे चली गई, पाकिस्तान को भी तो वहीं पे जाना है। ये फ्यूचरिस्टिक सोच है और तो ये सब लोगों के लिए बेहतर होगा। आप बिलीव करें
कि अब इस मुल्क के अंदर हाफ कुक्ड हाफ बेक्ड ना वकला चलेंगे ना जजेस चलेंगे, दोनों की तरबियत जरूरी है। जुडिशियल एकेडमी में जजेस को क्या सिखाया जा रहा है, उसका कंटेंट भी बहुत बुरा है, उसको भी रिकंसिडर करने की, रिविजिट करने की। और एक चीज होती है जिसे कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन कहते हैं। आप देखिए इंग्लैंड के अंदर हर साल अगर आप 13 घंटे कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन नहीं लेते, आपका अगले साल का लाइसेंस एक्सटेंड नहीं होता। चाइना में 52 घंटे की ट्रेनिंग है। ये जो नई नई चीजें आई हैं, आफ्टर ऑल हमने वकील बनने के बाद सीखनी है या नहीं सीखनी। मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारे जो बार काउंसिल्स हैं उनके अंदर ये जो एकेडमी बनाई जा रही है, अब ये लीगल एजुकेशन पे मैं काम करता हूँ। हमारी एक केस है, वो बड़ा हाई प्रोफाइल केस परसों भी लगा हुआ, जो हमने एंट्रेंस टू द लॉ स्कूल बना दिया, एंट्रेंस टू द बार बना दिया। हम इक्विवेलेंस के लिए ला रहे हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए कि वो क्या करें। हम बार वोकेशनल कोर्स इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, एडवोकेसी स्किल्स सिखाना चाह रहे हैं। तो आफ्टर ऑल अगर हमारी एकेडमी नहीं होगी, हम सब सीखेंगे नहीं। तो मैं जिस वक्त लॉ स्कूल में गया था तो वो धात का जमाना था। मेरे फलक को नहीं पता था कि केस मैनेजमेंट कोई चीज है, मैं नहीं जानता था एडीआर क्या है, मुझे नहीं पता था कि डीएनए आ गया है, मैं नहीं जानता था कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स क्या है, मुझे एनवायरमेंटल लॉ की कोई खबर नहीं थी। अब ये सारी चीजें बाद में हमने सीखी है और ये हम सबको सीखना, हम सबको पढ़ना है। और सबको पढ़ने की बात जब मैं कर रहा हूँ तो जज साहबान को भी पढ़ना है और ये वकला साहबान को भी पढ़ना है। अगर तो हम ये समझते हैं हमें सब आता है, तो सब किसी को कुछ नहीं आता और वो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन वकला के पास अच्छा वक्त आने वाला है। देखिए लोग ये कहते हैं कि कोई हाल नहीं है अदालतों का। देखिए अदालतें जब डिलीवर करेंगी, लोग बदमाशों के जरिए अदालत से बाहर फैसला नहीं करेंगे, वो आपके और मेरे पास आएंगे और ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। हम तो एज ए लॉयर हम माशरे के सबसे पढ़े लिखे, सबसे बढ़िया और सबसे शानदार लोग हैं। मेरी लेगेसी क्या है? मैं तो सर सैयद अहमद खान के फुटस्टेप्स में, मैं तो अल्लामा इकबाल के फुटस्टेप्स में, मैं कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के फुटस्टेप्स में। ये जो आप वकला गर्दी वाली बात सुनते हैं, ये तो बहुत एक छोटा सा तबका है, इनको हम भी पसंद नहीं करते। ये आहिस्ता आहिस्ता आउट हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ जेन्युइन लोग रहेंगे। एक डायलॉग जो है ना सीनियर और जूनियर का खत्म हो गया। जिस वक्त हमने वकालत शुरू की थी तो सीनियर अपना इल्म और अपनी प्रॉस्पेरिटी यंगस्टर्स के साथ शेयर करते थे और जो यंगस्टर्स थे वो भी खिदमत करते थे और बड़ों से सीखा करते थे, चेंबर होते थे। हमारी ये काम खत्म हो गया। दोनों तरफ से ये डायलॉग बहाल करने की जरूरत है। वक्त से पहले नहीं, मुकद्दस से ज्यादा नहीं। अगर ओवरनाइट आप समझे सब कुछ आ जाता है, आपको नहीं आता। और सीनियर जो है वो चाहता है कि सब कुछ मुझे मिल जाए और उसमें से कोई हिस्सा यंगस्टर का मिले। दिस इज अनफेयर। तो आप इल्म बांटने से बढ़ता है। हम तो अपने लिए तैयार है। मैं आपके तवसत से एक बात आपको बताऊं, एक कोशिश सिविल प्रोसीजर कोड के ऊपर तो बड़ी मेहनत करके मैं आजकल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह विद इन 3 months टाइम यू विल हैव अ बुक। इस पर टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं थीमेटिक किताब लिख रहा हूँ कि सिविल ट्रायल होता क्या है। आज तक हमारे पास जो भी किताबें वो सारी की सारी जो है कमेंट्रीज है। तो हमें इनको इन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को आप स्टडी करना है और जिसके पास जो चीज है उसको शेयर करें। और शेयर करने से हम कब कहते हैं कि जी लॉ जो है फाइनल है, आपके जहन में ये बात हो कि जी और मजीद अमेंडमेंट्स सीपीसी में क्या कोई होंगी या क्यों नहीं होंगी। लिक्विड चीज है कानून, मुस्तकिल नहीं है। इंसान आते जाते रहते हैं और उसके मुताबिक तब्दीलियां जो है वो भी वक्त के साथ आती जाती है। ये तो मजहब के अंदर भी इजमा का कंसेप्ट है कि जदीद तकाजों के मुताबिक आप जदीद तब्दीलियां कर लें। तो लॉ कोई फाइनल चीज है, ये कोई फाइनल चीज नहीं। रूल्स कमेटी भी वही है, पार्लियामेंट बैठी है, लेजिस्लेशन करने वाले वो भी है। अगर कोई और तब्दीली रिक्वायर्ड होगी तो वो भी होती रहेगी। मैं आपसे सर यही अभी नेक्स्ट पूछना चाह रही थी, आपने बड़ा ब्रीफ उसको कर दिया है, जवाब दे दिया। मैं यही पूछना चाह रही थी कि इसमें मजीद तब्दीलियां सीपीसी में क्या हम देखेंगे? मजीद कुछ अरसे में कुछ चेंजेस जो हैं वो सामने आए? तो आपने वो बताया कि इसमें तो तवक्का है। वो इसलिए मुतवक्का है, देखिए तजर्बा जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। जब हम ये नए सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं तो मुमकिन है इसके अंदर कई चीजें खराब हो, उनको ठीक करने की जरूरत हो। किसी की करेक्शन, किसी को रिफाइन करना, किसी को बेहतर करना, कोई हर्ज नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि इवन आईने पाकिस्तान है ना, आपने देखा होगा कि अपोजिशन बड़ी सीख पा हो जाती है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की 18वीं तरमीम होगी। ये कोई सहीफा या आसमानी थोड़ी है, उसमें कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी। अगर आप उसके अंदर फिर बैठ के तब्दीली कर लें तो बिल्कुल की जा सकती है। तो कानून एक ऐसी चीज है जिसमें वक्त के तकाजों के साथ तब्दीलियां होती हैं और करनी चाहिए। मैं आपकी बात से ये भी बहुत एग्री हूँ जो आपने कहा कि वकला को भी थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग कुछ चीजें देखते आए हैं कि मतलब जो एक पैटर्न ये जो चीजें चल रही हैं, तारीखों पे तारीखें हो रही होती हैं, ये जिस तरह से वकला जो है वो थोड़ा सा हो जाते हैं, मतलब लेजीनेस शो करते हैं या नए नॉलेज को गेन करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी हम कोताही कर जाते हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
कि अब जहाँ दूसरे ममालिक में इतनी चेंजेस आ रही हैं तो यहाँ पर भी बुकला को चाहिए कि वो उन चेंजेस में उनका साथ दें। और ये मैं आपको बताऊं, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, बट इट वाज बिल्ट ऑलराइट। ऑल ग्रेट जर्नीज बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप हमने दे दिया, हमारे इंस्टीट्यूशन ने रिस्पांस दे दिया, लेट द होल वर्ल्ड नो कि जी ये चीजें। और एक बात आपके प्रोग्राम की वजह से और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने ये जो स्केड्यूल के अंदर चेंजेस की, जिसको गवर्नमेंट ने पास किया, उसके बाद 2 एक्ट लाए। उन एक्ट्स ने जो सब्सटेंटिव पार्ट को चेंज किया, वो उसने इसको फॉलो किया, वो इसको कम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो उसकी सपोर्ट हमें हासिल नहीं है, वो सपोर्ट पार्लियामेंट में भी तो हमें से होते हैं। तो उनके पास अभी हम जब कोई तब्दीली अच्छी लेके जाते हैं तो जरूर लेके जाते हैं। मैं फिर इस बात पर जोर देके कहूंगा कि कोई भी बंदा इतना ज़हीन नहीं होता कि जी मैंने एक ऐसी चीज कर दी है कि अब इसके अंदर कभी कोई तब्दीली नहीं होगी। यहाँ से नई बातें हैं। यंग लॉयर पहले दिन की प्रैक्टिस वाला भी कोई बड़ी अकल की बात कर सकता है। और एक लॉ स्कूल है, तो लॉ स्कूल के अंदर भी जो उस्ताद हैं उनको ये नई सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट है, तो जाहिर अब यही पढ़ाई जाएगी, इसी के ऊपर एग्जाम भी होगा। तो वहां से जो नए बच्चे पढ़ के आ रहे होंगे वो इस नई सीपीसी के बारे में काफी ज्यादा उनको इल्म होगा और वो आके बहुत कुछ वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि असातिज़ा का एक रोल है, और ये जो जज साहब बने बहुत बड़े बड़े जय्यद जज यहाँ पे जो है गुजरे हैं, वो अपने घरों में बैठे हैं और वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यू ओ इट टू द प्रोफेशन, दिस इज टाइम टू पे बैक। आप भी आइए, आप लॉ स्कूल में जाके पढ़ाइए, आप बार काउंसिल में जाके लोगों को पढ़ाइए, आप लेक्चर्स दीजिए, आप लोगों से इंटरेक्शन करें, आपके इल्म का नौजवान नस्ल को फायदा पहुंचेगा। आप जाहिर आप इल्म बांटते हैं, कोई भी ऐसी अपनी नॉलेज शेयर करते हैं तो वो और ज्यादा इंक्रीज होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये भी एक अलमिया है कि जिसके पास जितना नॉलेज होता है उसको ये लगता है कि बस वो मैं अपने तक ही रख लूँ, उन नए लोगों को या नए आने वालों को उस चीज से रोशनास ना करवाऊँ। चलिए सर, आपने बहुत ज्यादा अच्छी गुफ्तगू की और मैं तो इससे बहुत कुछ, मेरे लिए भी एक लाइक लॉयर बहुत सारी चीजें जो मैं आपसे सीख रही हूँ गुफ्तगू के दौरान। अच्छा, आपने एक बात कही थी कि जो हम लोग का ये मकसद था उसमें आपने ये भी जिक्र किया कि इससे केसेस जो है बहुत टाइमली डिसाइड हो जाएंगे, क्योंकि वाकई ऐसा होता है कि जब आपने वो दीवानी मुकदमे वाली बात की तो वो आपको वाकई दीवाना कर देते हैं कि 10-10 साल 12-12 साल। वो इतने ही हेक्टिक है लॉयर्स के लिए भी बार बार अदालतों में जाना, जितना क्लाइंट के लिए होता है। तो आर यू श्योर कि ये जो एक आम प्रोसीजर हमने किया है सारा, ये जो चीजें नहीं लेके हैं, इससे जो केसेस हैं वो बहुत टाइमली डिसाइड हो जाएंगे? देखिए, मैं हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को साइड करना चाहता हूँ। मौला अली ने फरमाया कि जो कुफर का माशरा वो तो रह सकता है, जुल्म का माशरा नहीं रह सकता। जो इतनी तरहीब से दिया हुआ इंसाफ है ना, उससे सारी दुनिया तंग आ गई हुई है। लोगों का कोई जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी इस तरह से ट्रस्ट नहीं है। दिस इज टॉक ऑफ द टाउन, ये हमें मानना पड़ेगा। हम अपने भी ये कहें कि जी मैं अपनी जेब में पैसे लेके डाल रहा हूँ, मेरी वकालत जो है वो बहुत चमक रही है, क्या मैं लोगों को इंसाफ लेके दे रहा हूँ? आंसर, मैं इंसान पहले हूँ, वकील बाद में। मैं ये समझता हूँ कि ये जो चेंजेस है इसके साथ बहुत फायदा होगा। जब फायदा होगा तो मुल्क का भी फायदा होगा। इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐसे मुल्क में लोग करते हैं जिसका जुडिशियल सिस्टम अगर कोई तनाजा हो जाए तो उसे रिजॉल्व करो, वरना ये डिसइंसेंटिव टू इन्वेस्टमेंट भी है। तो मुल्क की तरक्की का दारोमदार, उसके अंदर अमन का दारोमदार इस बात से है कि उसका जुडिशियल सिस्टम जो है वो कैसे डिलीवर कर रहा है। तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। सिर्फ इंसाफ जो इतनी ताखीर से दिया हुआ, उससे कम से कम मैं अपने दिन तो सेटिस्फाइड नहीं। 3 नस्लों से लॉयर हूँ, वो 13,000 से ज्यादा मुकदमा लड़ लिया होगा, लेकिन ज़मीर मलामत करता है कि एंड ऑफ द डे तो मैंने उस गरीब आदमी को, उस आम आदमी को इंसाफ लेके देना है। और जब मेरा सिस्टम इस तरह से डिलीवर करेगा तो ये भला ही भला है, मेरे लिए ये सवाब का भी काम है। अल्लाह ताला की रहमत भी ऐसे मुल्कों में होती है जहाँ पर इंसाफ होता है। जहाँ इंसाफ ना हो वो अच्छी जगह नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबके रोल मिलकर अदा करना है, हम सब ने पार्टिसिपेट करना है विद अ पॉजिटिव माइंड कि हम चीज़ों के अंदर बेहतर और मस्बत तब्दीलियाँ लाएंगे। ना ये कि एक कज बसी का तो कोई फायदा नहीं। हम अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कोई ना कोई मसाइल का हल जरूर निकलता है। और अपने भी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप हमें जहाँ पे बुलाएं और जिन लोगों के पास कहें हमारे पास, हम उनको लेक्चर देने के लिए तैयार है, उनसे डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उनसे टू वे डायलॉग करने के लिए तैयार है, उनको सिखाने के लिए तैयार है जो हमें पता है। तो हम ये मिलकर ये चीज़ें, मैं लोगों को प्रैक्टिकली ये फॉर्म्स वगैरह कैसे भरने हैं इसके बारे में तरबियत देने के लिए अपने तौर पर तैयार हूँ
किताब भी लिख रहे हैं, हम बेंच बुक जो है वो भी जजेस के बारे में भी करेंगे, क्योंकि जजेस भी हम में से हैं, ये भी हमारे, मैं तो उनको भी अपने बच्चे ही कहता हूँ। जुडिशियल अकेडमी में कोई 27 बरस से मुझे जाने का इत्तेफाक हो रहा है, दे ऑल्सो नीड टू बी ट्रेन्ड। और इनमें भी सीनियर्स का रवैया जो है, उनके जो सीनियर जजेस हैं वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, वो कुछ टाइम निकालें तो वो भी जुडिशियल अकेडमी में जाके इन जजेस तक अपना जो है नॉलेज ट्रांसफर करें। आफ्टर ऑल ये जो अमेंडमेंट्स है, दीज आर नॉट कन्फाइंड टू ट्रायल ओनली, ये अपील वगैरह पे भी बहुत फर्क पड़ गया। हमने टाइमलाइंस लगा दी है कि कितनी देर में अपील डिसाइड होनी है, कितनी देर में रिवीजन डिसाइड होनी है, ये भी हमने वक्त लगा दिए। नो कॉस्ट विल फॉलो द इवेंट। अगर कोई झूठी मुकदमाबाजी करेगा तो हमने इसके ऊपर कॉस्ट सारी की सारी पड़ेगी। लोग फ्रिवलेस लिटिगेशन को चेंज करने के लिए हमने अमेंडमेंट्स लिए हैं। हमने 35A स्पेशल कॉस्ट को 25,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपए तक कर दिया है। तो अब ये नहीं है कि बिला वजह आप मुकदमाबाजी करते पड़ेंगे, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हमने उनको बीच में ले आए हैं, तो मेरा ख्याल है अब हम सबको करके खानी पड़ेगी। अब इस तरह से मामला चले। सर जिस तरह से हम लोग पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि बुगला जो है वो एक शदीद रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है स्ट्राइक्स में, तो अब इट मींस आपके कहने का मकसद ये है कि ये चेंजेस रहेंगी, ये अब दोबारा से ऐसे नहीं हो सकता कि इसको सीपीसी को पहले की तरह ही रहने दिया जाए। जो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं यही अब प्रिवेल करेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखें हम सारे वकील हैं, कानून के मुताबिक ही चलें। लेजिस्लेशन कैसी होती है, तो जाके पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन हुई है, अगर आप उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। आपने अगर रूल्स कमेटी के अंदर कोई रूल्स के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है, फिर रूल्स कमेटी वही सारा प्रोसीजर करेगी और फिर जो उसके ऊपर सूबाई असेंबली की कैबिनेट के जरिए से जाके नोटिफिकेशन होगा। तो ये तो आज की बात थोड़ी है, 2018 से लेके 2018, 2019, 2020 में इतने लॉज आते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको कहूँ, ये कुछ हमारा इलेक्शन हो रहा था तो कुछ सियासी तौर पर भी इन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा था। नए लोग आगे हैं, अब उनका पॉजिटिव माइंड होगा, अब आप कितनी हड़तालें में देखेंगे, इंशाल्लाह इसका कुछ सोल्यूशन निकलने वाला है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त हूज हू है पॉलिटिक्स के अंदर, हमारे भी दोस्त हैं, हमारे ग्रुप के लोग ही अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह के ऊपर जीतते हैं। मेरी उनसे इस बारे में बातचीत हुई है, तो दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर अवर कलीग्स, दे आर विद अस। वो मान रहे हैं कि आप इसका जो हल निकालते हैं, और हल जो है वो डायलॉग ही है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जुडिशरी के साथ वो भी लोग हमने से हम मिल के कोई रास्ता निकालेंगे, और वो रास्ता यही है कि हम लोगों की तरबियत करें, उनको समझाएं, आपस में डिस्कशन करें और लोगों का भला करें और अपनों की भला करें। सर मैं तो जितना आपसे मुझे समझ आई है, जितना आपने ब्रीफली बताया है, वो ये चीज़ समझ आई है कि ये जो लॉज, जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये हमारे अपने बेनिफिट्स के लिए, ना सिर्फ इसका हमें बेनिफिट्स होगा बुगला को, बल्कि जो लोग सफ़र कर रहे थे, जो क्लाइंट्स, वो उन लोगों को भी एक क्विक रिलीफ मिल जाएगा, और बल्कि जजेस के लिए भी बहुत बेहतर है कि केसेस टाइमली डिसाइड हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में तो अब कोई ऐसी बात नहीं रही जो मैंने आपसे ना पूछी और जिसका आपने बहुत वजाहत के साथ जवाब ना दिया। तो इसके साथ ही जो है हम मेरे ख्याल में कि जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा, और इतनी माशाल्लाह इनकी जिस तरह की पर्सनालिटी और जितना ब्रीफली इन्होंने हमें गाइड किया है, मेरे ख्याल में कोई इस तरह से गाइड नहीं कर सकता। और बुगला से भी मैं इनके तवज्जुह से भी और अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से भी यही चीज़ें कहूँगी कि इन लॉस को जो है वो वेलकम करें और सीखने के अमल में रहें, और इंशाल्लाह ये चीज़ हमारे सबके बेनिफिट के लिए है, क्योंकि ज़ाहिर है बुगला केस बड़ा हेक्टिक है कि वो कोर्ट्स में बार बार अपीयर हों और एक ही केस को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसको प्रोलॉन्ग करते रहें। तो सर मैं अब आपसे इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत शुक्रिया आपका अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए, और थैंक यू जी। ये प्लेयर वाज ऑल माइन जी। मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि एक बर्निंग इशू के ऊपर आपने जो है गुफ्तगू शनीद आज रखी, बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई है, स्पेशली इन व्यू ऑफ द क्वेश्चंस जो पोज्ड। और हम अब और बहुत सारे लीगल इश्यूज इस तरह के हैं जो लोगों की इमीडिएट तवज्जो चाहते हैं, और उसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। तो आइंदा प्रोग्रामों में इंशाल्लाह उस पर भी बात करें।